हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। चलिए, अपन ने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट किया था, जहाँ पे कुछ डिस्कशन हुआ है ऑन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अभी तक अपन ने नोट्स यूज नहीं किए हैं क्योंकि अपन हमें बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, आप बता सकते हैं क्या? व्हाट वाज द पॉइंट डिस्कस? पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था वो था मीनिंग ऑफ टैक्स, है ना? क्या था मीनिंग ऑफ टैक्स? अच्छा, ये पॉइंटर्स आपको लिख के रखना है, ठीक है? एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स, जिसको बोलते हैं की नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मीनिंग ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, एंड वो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करती है। सेकेंड अपन देखा था टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो उसमें था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे आपके पेरेंट्स अभी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सो वॉट एवर इनकम दे आर गेटिंग, दे आर पेइंग टैक्स डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट मतलब आपने मेरे लेक्चर्स खरीदे हैं, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, यस, तो मैंने आपसे कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को दिया है, तो अल्टीमेटली वो जीएसटी मिला गवर्नमेंट को है, बट मैंने बर्डन आपके ऊपर पास ऑन किया है ना? जैसे कल अपने मार्केट में जो भी खरीदी किया, आपने स्टेशनरी लिया है, चॉकलेट्स लिए है, कपड़े लिए, बिस्किट्स लिए, जूते लिए, मोबाइल लिया है, इंटरनेट का रिचार्ज किया है, तो उन सब में जीएसटी इंक्लूड है। तो जो बंदा सप्लायर है उससे आपने कलेक्ट किया और उसने गवर्नमेंट को भर दिया, तो बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, पे वो कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम शिफ्ट करते हैं लोगों के ऊपर, है ना? तो गवर्नमेंट ने मेरे सर्विस पे जीएसटी लगाया, मैंने आपके ऊपर पास ऑन किया, सिंपल। डायरेक्ट टैक्स जो मेरा इनकम है वो मैं किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखा था अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माई बाप है ऑल द लॉ। इंडिया में जितने भी लॉ एप्लीकेबल है उसका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा तो ही लॉ बनेगा। तो इसके लिए अपन ने 3 आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 245, 265 एंड 246। 3 आर्टिकल अपन ने पढ़े थे। आर्टिकल 245 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को क्या किया है? अधिकार दिए, पावर टू मेक लॉ। तो जो भी लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट में बनेगा, बट उसका सोर्स क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ। आर्टिकल 265 क्या था? कल मैंने आपको मूवी का एक दिखाया था कि राउडी डॉटर में वो बंदा लोगों से 10-20 रुपए कलेक्ट कर रहा था। वैसे कलेक्ट करना अलाउड नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अ अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, सो जो लेवी करेगा वो भी अथॉरिटी ऑफ लॉ करेगा, कलेक्ट भी वही करेगा। एंड थर्ड अपन देखा था आर्टिकल 246, ये था एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलोकेशन? ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, किसको मिलेगा? तो अपन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स, बोलो किसको मिलेगा? यस, यू आर राइट, ये मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसका एंट्री नंबर 82 है, लिस्ट 1 में आता है। तो इसमें अपन ने 3 लिस्ट पढ़े थे। लिस्ट 1, उसमें जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं। लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट, एंड लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का डिस्कशन मैं जीएसटी में करूंगा बहुत डिटेल में। तो अभी अपना फोकस खाली लिस्ट 1 पे है। ये लिस्ट 2 का भी डिस्कशन होगा, 3 का भी होगा, जैसे जैसे सिलेबस में रिक्वायर्ड होगा मैं ये सब आपको बताऊंगा। पूरा पढ़ना है, बट अभी अपना फोकस लिस्ट 1 पे है। डायरेक्ट टैक्स एंट्री नंबर 82 है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है? अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने पढ़ा था, टैक्स ऑन एग्री इनकम। तो इसका लेवी का अधिकार किसके पास है? स्टेट के पास है। हु कैन लेवी? स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार नहीं है, बट एज ऑफ नाउ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री इनकम पे टैक्स नहीं लगाया है। एग्री इनकम पे टैक्स नहीं लगा है, तो अभी एज ऑफ नाउ एग्री इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। बस, तो ये था कल का समरी, बोल सकती है कल के की पॉइंट्स।
तो मैं चाहता हूँ कि आप एक नोट बनाओ, की नोट, और उसमें ये पॉइंट लिखते जाओ, ताकि आपको थोड़ा रिवीजन करने के लिए आसान होगा, है ना। आपको जो रिवीजन करना है, ऐसे अभी मैंने कैसे 5-10 मिनट में पूरा आपको बता दिया, वैसे आपको भी नेक्स्ट डे, अच्छा जैसे आज जो आप लेक्चर देखेंगे वो तो आपको नोट्स एक बार पढ़ना ही है, एक बार तो पढ़ना ही है, अदर देन लेक्चर। पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे ऐसे की पॉइंट्स लिख के रखेंगे तो रिवीजन के लिए आसान होता है, क्योंकि इतने सारे चीजें हम बार बार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन अभी नोट्स यूज नहीं करना है, अभी अपन ये मैं आपको जो कुछ बेसिक बता रहा हूँ उस पर स्टिक रहना है। अभी आज का पहला पॉइंट, अभी मेरा पूरा फोकस है डायरेक्ट टैक्स पे, करेक्ट ना। सो डायरेक्ट टैक्स लॉ है और उसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इनकम टैक्स एक्ट। डायरेक्ट टैक्स इज अ लॉ, उसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इनकम टैक्स एक्ट। तो सर लॉ और एक्ट में फर्क क्या है, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? बोलिए, लॉ और एक्ट में फर्क क्या है? इतना ही फर्क है, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। व्हेन यू कंबाइन वेरियस एक्ट इट बिकम्स लॉ। जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आपको एक सब्जेक्ट था, मतलब मेरे को तो था मर्केंटाइल लॉ, उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अलग अलग एक्ट थे। अभी भी अपने कोर्स में आपको लॉ का सब्जेक्ट है, उसमें देखना, उसमें लॉ में अलग अलग एक्ट के वर्ड है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसे बहुत सारे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ इंटर में पढ़ना है, कुछ फाइनल में पढ़ना है, अगर फाइनल में सब्जेक्ट है तो, नहीं तो नहीं पढ़ना है, करेक्ट ना। सो ये यहाँ पे दिया है, तो इसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट विच इज पार्ट ऑफ व्हाट, डायरेक्ट टैक्स लॉ। ठीक है, अब ये एक्ट 1961 में बना। अभी इसका हिस्ट्री में बाद में पढ़ने वाला हूँ, जब मैं नोट्स पढ़ाऊंगा ना ये पॉइंट वापस रिपीट होने वाले हैं, बट अभी मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मेरे को पढ़ाने के लिए आसान होगा। मैं डायरेक्ट चैप्टर 1 खोल के पढ़ाना स्टार्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, अपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो एक मैं बेस क्रिएट करूंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो और एक लेक्चर ऐसा होगा जहां पे अपन बस बेसिक डिस्कशन ही करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, अभी ये इनकम टैक्स एक्ट सर आप आपको 1961 का पढ़ाने वाले, यस यू आर राइट। तो 1961 में जब आप एक्ट पढ़ाने वाले हो तो सर ये अपडेटेड है क्या? यस, हर साल उसमें अमेंडमेंट होते हैं। जैसे कंपनी एक्ट आप 2013 पढ़ने वाले हो, इसका मतलब पुराना है क्या? नहीं, वैसे ही इसमें हर साल अमेंडमेंट्स होते हैं और उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो अभी जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो पास हुआ है 1961 में। अभी ये जो एक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उससे अपना फायदा क्या होगा? फर्स्ट थिंग, ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ओके, सो इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। इसमें टोटल 298 सेक्शंस है एंड 14 शेड्यूल्स है। 298 सेक्शंस, अपने को सभी नहीं पढ़ना है, जितने सिलेबस में उतने पढ़ना है, बट यस वंस यू बिकम प्रोफेशनल फाइनल तक जाते समय आपको सभी एक बार पढ़ना तो पड़े, एक बार तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सभी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, जो कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये एक्ट पढ़ के हमको क्या समझेगा सर? ये एक्ट पढ़ के हमको समझेगा कि टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है ना। टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाला जाता है। जैसे आप में से किसी के पेरेंट्स को सैलरी आ रहा है और डिविडेंड मिल रहा है, केबीसी में किसी को कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी लग गया है, मतलब वो जीत लिया, किसी को लॉटरी लगा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, डॉक्टर प्रोफेशनल्स है ना। इंडिया में अलग अलग तरह, किसी का शॉप है, तो अलग अलग तरह से लोग पैसे कमाते हैं। तो वो उसका इनकम कैसे निकालना है, किसी ने घर रेंट पे दिया है ना। तो ऐसे अलग अलग सोर्स है। आप सोचना, आज लिख के रखना कि आपके पेरेंट्स क्या क्या सोर्स से इनकम अर्न करने वाले हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। उसका टैक्स कैसे निकालना है। अच्छा, अपन जब टैक्स भरते हैं तो बताओ गवर्नमेंट को डाउट आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। रीजन आपको पता है कि गवर्नमेंट को डाउट है कि ये लोग टैक्स बराबर नहीं भरते, झोल करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है? असेसमेंट। तो आपका हम जब रिटर्न फाइल करते हैं वो होता है सेल्फ असेसमेंट। मैं जो क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ क्या है? सेल्फ असेसमेंट। फिर गवर्नमेंट चेक करेगा कि मैंने जो रिटर्न फाइल किया है ना क्लाइंट का, वो बराबर है कि नहीं, एज पर लॉ है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट। फिर असेसमेंट में क्या था, अगर सब कुछ ओके है तो ये ओके भी हो सकता है, या फिर अगर ओके नहीं है तो आपको नोटिस आएगा कि हमको इस चीज पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, वी हैव डाउट। तो आप उसको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं एंड फिर अगेन वो एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपका जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको नोटिस आएगा कि तुमको इतना टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो जस्टिफिकेशन दिया है हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये होता है असेसमेंट में कि आप रिटर्न फाइल करोगे जिसको बोलते हैं हम सेल्फ असेसमेंट। फिर गवर्नमेंट उस रिटर्न को चेक करेगा,
चेक करके सेटिस्फाइड है तो ओके, सेटिस्फाइड नहीं है तो नोटिस भेजेगा, आप नोटिस को रिप्लाई करोगे, ओके तो ओके, नहीं तो वापस नोटिस आएगा कि भर भाई इतना टैक्स भर, भरना ही पड़ेगा, पेनल्टी भर, फाइन भर। तो अगर आप ओके तो भर दो, नहीं तो फिर आप चैलेंज करो गवर्नमेंट को, एंड दैट इज कॉल्ड एज अपील। अपील का मतलब है कि जब भी आपके अगेंस्ट कुछ होता है, जब भी आप एग्रीड पार्टी बनते हो, ओके, तो आपको जस्टिस का राइट दिया है कि सर मेरे साथ गलत हो रहा है, तो अपील में जा सकते हैं, फिर आपको पेनल्टी भी लग सकता है, एंड प्रोसिक्यूशन आपको जेल में भी जाना पड़ता है। कहाँ पे जाना पड़ता है? जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये पूरा दिया है, इसमें से अपने को अभी इतना चाहिए, है ना। आखिर के 2 पॉइंट आपको है नहीं, असेसमेंट में भी थोड़ा ही पार्ट है, ज्यादा नहीं है, तो जितना इंस्टीट्यूट ने दिया उतना हम सब पढ़ने वाले हैं। आपको मॉडल देखने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज कवर्ड है। हाँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, बट उससे मैंने ज्यादा कवर किया, सो आप टेंशन मत लो। प्लस मेरे जो लाइव सेशंस होते हैं वीकली 3, वो आप अटेंड करो। तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको इमीडिएटली सब्सक्राइब करना है, सीएमए विपुल शाह। एवरी वीक 3 लाइव सेशंस होते हैं, उसको ज्वाइन करना है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, स्टडी प्लानिंग कैसे करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। सो दीज आर नॉट ओनली एकेडमिक लेक्चर, ये बाकी चीजों को भी काम को आएगा। एंड उसमें क्या होते हैं? अमेंडमेंट्स होते हैं। तो अमेंडमेंट्स होके होके अपन पढ़ते हैं। तो अभी हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं सब बताता हूँ, डोंट वरी। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? बोलिए, एनी क्वेश्चन? ग्रेट। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आगे अभी अपन ने पढ़ा कि इनकम टैक्स कहाँ पे एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कहाँ पे एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो देखते हैं इंडिया का मतलब क्या है। अच्छा, ये इंडिया क्या मैप है? ये इंडिया में इंक्लूड है क्या? यस, ये तो इंडिया में इंक्लूड ही है। इंडिया में और इंक्लूड है टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल, है ना। तो इंडिया से जो 12 नॉटिकल माइल तक वाटर है, अच्छा इस साइड या इस साइड, सब तरफ। और आप संभल के बैठना, समुद्र का पानी है ना, आपके पास आ गया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, तो थोड़ा संभल के बैठना, है ना। हाँ, पानी आ गया आपके ऊपर तो आप बोलना मत मेरे को। सो तो ये अप टू 12 नॉटिकल माइल जो पानी है वो भी इंडिया का ही पार्ट है। वो भी कौन सा पार्ट है? इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ 12 नॉटिकल माइल? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। सो अगर मैं इसको गिनता हूं 12 इंटू 1.853, इट कम्स टू 22 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। इतना इंडिया का पानी माना गया है। मतलब यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगा वो माना जाएगा कि वो इंडिया में हो रहा है। एंड अगर उससे आपको इनकम हो रहा है तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। नाउ आपने मेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर इंडिया ऑलरेडी इतना बड़ा देश है, तो ये पानी कवर करने की जरूरत क्या थी? जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि सर क्या नीड थी पानी कवर करने की, है ना। क्या फर्क पड़ता है, पानी क्यों कवर किया? मतलब ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक कि व्हाई 12 नॉटिकल माइल इज पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई 12 नॉटिकल माइल इज पार्ट ऑफ इंडिया। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, लेट्स से ये है इंडिया। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट मेरे बहुत अच्छे, तो आप उस पर ध्यान देना, है ना। लेट्स से ये है इंडिया। अभी अच्छा एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, चलो लेट्स से दिस इज साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे है मुंबई, एंड यहाँ पे है गोवा, है ना। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, फिर नीचे जाएंगे वैसे साउथ इंडिया, केरला, वो सब स्टार्ट होता है। अभी सपोज 12 नॉटिकल माइल अगर कवर नहीं होता, ओके, मतलब ये जो बॉर्डर है ना जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर में, यही अगर इंडिया है, तो जब भी मैं गुड्स गोवा से मुंबई भेजता या मुंबई से गोवा भेजता, है ना, मैं भेजूंगा शिप से, तो वो शिप इंडिया के बाहर से मुंबई में आता और मुंबई के बाहर से इंडिया में आता। तो आप उसको क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट मानते हैं क्या? आप सोचो, सही है क्या? ये वन ऑफ द लॉजिक है, बाकी भी चीजें, बट अभी अपने सब्जेक्ट के लिए इतना ही नफ है। तो मैंने आपको जस्ट जस्टिफिकेशन दिया कि क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं होता 12 नॉटिकल माइल, तो गुड्स जब यहाँ से वहां पे जाते या वहां से यहाँ पे आते, तो वो इंडिया के बाहर माना जाता। कोई आपको पूछता भाई तू क्या करता है,
आप बोलते सर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, कहाँ पे? मुंबई से गोवा में। सामने वाला चक्कर आके खत्म। सामने सोचेगा भाई मुंबई गोवा तो इंडिया में छे, तो ये एक्सपोर्ट कैसे बोल रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया के बाहर जाना चाहिए, बट ये इंडिया के बाहर से वापस इंडिया में भी आ रहा है। तो देयर आर मेनी टेक्निकल इशू, ये वन ऑफ द रीजन है। इसलिए अगर ये 12 नॉटिकल तो पानी अगर इंडिया में कवर किया गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये एक्टिविटी इंडिया में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए 12 नॉटिकल माइल को इंडिया में माना गया, ये वन ऑफ द रीजन है। देयर आर मेनी लॉजिक्स, बट आपने को अभी इतना इनफ है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में कोई पूछने है नहीं, जस्ट आपके लिए मैंने बताया। अच्छा, अब इसमें 3 चीजें कवर्ड है। पानी कवर्ड है, पानी के अंदर का जमीन कवर्ड है, एंड ऊपर का एयर स्पेस। तो अप टू 12 नॉटिकल माइल हवा पानी, पानी के अंदर का जमीन, हवा पानी, पानी के अंदर का जमीन, तीनों कवर्ड है। क्या कवर्ड है? तीनों कवर्ड है। यस, तीनों कवर्ड है। तीनों क्या उसमें कवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बोलेंगे सर हवा में कौन सी एक्टिविटी थी, वो तो बताओ सर, है ना? आपने हवा भी कवर किया है। नेविगेशन सर्विसेज, जो फ्लाइट्स इंडिया से बाहर जाते हैं, बाहर से इंडिया आते हैं, बताओ उनको कैसे पता चलता है कि कहाँ पे लैंड होना है? क्या आपका कहना है कि पायलट खिड़कियों को के देखता है, हाँ एयरपोर्ट आ गया, एंड बारिश है, विंटर है, तो आपके टेरेस पे भी फ्लाइट लैंड हो सकता है, गलत होगा कि नहीं? इसलिए उनको नेविगेशन सर्विसेज दी जाती है, तो वो भी है। सो पानी के अंदर क्या है, जिनके रिफाइनरीज है ना, उनके लिए वहां पे ऑयल वेल बनाए जाते हैं, है ना? तो जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके वहां पे ऑयल वेल बनाए जाते हैं। तो ये सब एक्टिविटी से जो भी पैसा मिलेगा वो भी क्या माना जाएगा, इन इंडिया माना जाएगा। अच्छा, अभी और एक चीज इंडिया में इंक्लूड है, 200 नॉटिकल माइल तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कवर्ड है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो 200 नॉटिकल माइल है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ इसमें क्या है, इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एंड जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर रहता है, करेक्ट ना? सो यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी हो सकता है, या यहाँ पे जो भी समुद्र में रिसोर्सेस है, गोल्ड है, मिनरल्स है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उससे जो इनकम मिलेगा वो भी इंडिया का पार्ट माना जाता है। और इसमें एक इंटरनेशनल लॉ रहता है, क्योंकि देखो वाटर इज कॉमन, है ना? तो इंडिया का कितना वाटर होगा, श्रीलंका का कितना होगा, अफ्रीका का कितना होगा, तो उस पर इंटरनेशनल लॉ होता है, वो टेरिटरी के हिसाब से होता है। तो ये जो 200 नॉटिकल माइल है, इसमें खाली सीबेड कवर्ड है, यहाँ पे एयर स्पेस कवर्ड नहीं है, एंड सबसोइल कवर्ड नहीं है, एंड हाई सी एरिया मतलब बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। दिस इज, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, दिस इज केप्ट ओपन फॉर एवरीवन। जैसे आप अगर बिल्डिंग में आते हैं किसी के, तो बिल्डिंग में वही गाड़ी पार्क कर सकते हैं जिनका है, एंड जो बिल्डिंग के बाहर का रोड है वो हाई सी रोड है जो सबके लिए, तो वापस जाने की किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। और इसमें और एक आता है कंटेजियस जोन, यहाँ पे जो होता है फर्दर टोटल 24 नॉटिकल माइल। कितना होता है? 24 नॉटिकल माइल। सो 12 नॉटिकल माइल इज टेरिटोरियल वाटर, 24 नॉटिकल माइल इज कंटेजियस जोन, एंड 200 नॉटिकल माइल इज। अभी कंटेजियस जोन मतलब क्या होता है, सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे पानी का मतलब ऐसे शालो रहता है, ये रहता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे एकदम डीप रहता है, जहाँ पे पानी का फोर्स बहुत ज्यादा रहता है। ये ऐसा एरिया की जहाँ पे ऐसा कोई स्लोप है, जहाँ पे स्लोप पे पानी का फोर्स ज्यादा रहेगा वहां पे, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी आप जनरेट कर सकते हैं, तो उससे जो इनकम मिलेगा वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। बट आपको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बट मैंने खुद इसकी पढ़ाई बहुत की है ना, फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बस एग्जाम के लिए ध्यान में रखना कि इसमें टेरिटोरियल वाटर इंक्लूड है, कंटीजियस जोन इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी हो रहा है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। अप टू 200 नॉटिकल माइल आप फिशिंग एक्टिविटी हो सकता है, गोल्ड निकालना है समुद्र के अंदर से, कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो इंडिया का ही प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसके ऊपर स्टेट के अधिकार नहीं होते हैं, है ना? स्टेट के ऊपर इसके अधिकार नहीं होते हैं, ठीक है? सो ये है था डेफिनेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी अपने देखा कल कि लॉ कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट। तो थोड़ा अपन डिस्कशन करते हैं ऑन पार्लियामेंट।
सो पार्लियामेंट में होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी इसमें आपको मेरे को डिफरेंस बताना है। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा? एनीवन? हम जिनको वोट करते हैं, हम जिनको इलेक्ट करके देते हैं, वो है लोकसभा, है ना? तो ये जो जिनको अपन ने इलेक्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं, ठीक है? एंड फिर लोकसभा कुछ मेंबर को नॉमिनेट करता है, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, जिसको बोलते हैं अपर हाउस। अभी क्वेश्चन है कि सब पार्लियामेंट में लोकसभा को अधिकार दिए दिए लॉ बनाने का, फिर द क्वेश्चन इज राज्यसभा की जरूरत क्या है? Why we need the people further nominated by member of Lok Sabha या member of state? कोई सोच सकता है कि राज्यसभा की जरूरत क्या है? As I said in last lecture, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट। उसका आज एक मैं आपको और एक रीजन दूंगा। सोचिए 2 मिनट में कि क्या है सर, क्या जरूरत क्या है राज्यसभा की? लोकसभा है ना? एनीवन? सोचिए जरा कि जरूरत क्या है अपने को। 2 मिनट देता हूं मैं आपको सोचने के लिए। हाँ, तो क्या डिफरेंस है लोकसभा राज्यसभा में? पहला डिफरेंस मैंने कहा कि हम जिनको वोट करके देते हैं वो होते हैं लोकसभा में, एंड ये अपॉइंट करते हैं मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में, या काफी बार स्टेट भी क्या करता है? नॉमिनेट करता है। लोकसभा 5 साल के लिए चलता है, आपको पता है, बाद में वापस इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, ये परमानेंट है, ध्यान में रखना। लोकसभा इज फॉर 5 years, इट इज अ कंटिन्यूअस बॉडी। लोकसभा में जो है वो मतलब उसको हेड कौन करता है? स्पीकर। आपने देखा ना पार्लियामेंट में स्पीकर रहते हैं, तो वो उसको हेड करता है। एंड राज्यसभा को कौन हेड करता है? कोई बता सकता है क्या? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, एंड आपको पता है हु इज वाइस प्रेसिडेंट? यस, तो वो हेड करते हैं राज्यसभा को, ठीक है? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 होना चाहिए, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30। यहाँ पे मेंबर से 552, यहाँ पे मेंबर से 250। अब मेन क्वेश्चन है कि सर ये तो आपने डिफरेंस बता दिया, काफी लोगों को पता भी रहेगा, सर जरूरत क्या है? मैं आपको समझ दे रहा था सोचने के लिए। अब देखिए, राज्यसभा की जरूरत क्या है? टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट यूनियन। मैं क्या बोल रहा ध्यान सुनना, टू प्रोटेक्ट द स्टेट, करेक्ट ना? मतलब स्टेट के जो राइट्स है वो यूनियन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जैसे कोई भी जब बिल आता है, बिल मतलब जब भी कोई एक्ट बनता है उसके पहले जो प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा जाता है वो होता है बिल। बिल मतलब प्रपोजल केप्ट इन द पार्लियामेंट। पास होने के पहले जो प्रपोजल होता है उसको बोलते हैं बिल। तो ये बिल जो होता है ये लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, उसको राज्यसभा के पास दिया जाता है, एंड राज्यसभा ओके करके उसको अप्रूव करके लोकसभा के पास क्या किया जाता है? दिया जाता है, एंड उसके बाद फिर अप्रूवल किया जाता है। तो सभी बिल राज्यसभा को देने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कौन से देने पड़ते हैं क्या है, बट अपने को कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई नहीं करना है। तो इनकम टैक्स में जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आपको यूट्यूब गूगल पे बहुत जानकारी मिल जाएंगी। जो यूपीएससी एमपीएससी को अच्छे पढ़ते हैं उनको बहुत डिटेल में जरूरी है, बट अपने लिए इतना इनफ है क्योंकि इस पे अपने को क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस एज ए स्टूडेंट मेरे को पता होना चाहिए। तो सर राज्यसभा की जरूरत क्या है? जरा एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए। लेट से अभी जैसे एनडीए की सरकार है, अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं है। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में पहले महाविकास आघाड़ी था, बीजेपी नहीं था। तो ऐसे देर आर मेनी स्टेट्स, है ना? दिल्ली में है, पंजाब में है जहाँ पे आपका गवर्नमेंट है। तो ऐसे स्टेट्स है जिनका सेंट्रल में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना? जिनका लोकसभा में कोई नहीं, एज्यूम करो, क्योंकि लोकसभा में आने के लिए भी कुछ कंडीशंस है। तो उनका सुनेगा कौन फिर? क्योंकि लोकसभा में हमने जिनको इलेक्ट किया वो रहेंगे। तो जहां पे एनडीए का गवर्नमेंट नहीं है उनके कितने मेंबर लोकसभा में रहेंगे? कम रहेंगे। मेजोरिटी तो एनडीए का ही रहेगा। तो उनकी बात सुनने के लिए बनाया गया राज्यसभा, है ना? तो स्टेट के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट यूनियन राज्यसभा बनाया गया, इसलिए वो बिल वहां पे भी देना पड़ता है ना? और फिर वहां पे रिकमेंडेशन आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है काफी बार अगर स्टेट का उधर कोई बोलने वाला नहीं रहेगा एंड यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बिल पास कर दिया तो उसका नुकसान सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट को हो सकता है। तो खुद के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इनको नॉमिनेट किया जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अभी उन्होंने कोई इलेक्शन जीता है क्या? नहीं।
है, उन्होंने कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, फिर भी वो राज्यसभा के मेंबर है। तो इनकी जरूरत क्या है? एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से अपने को स्पोर्ट्स के ऊपर कोई पॉलिसी बनाना है, तो वी हैव स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया, बट बताइए आप, सचिन तेंदुलकर विल बी इन बेटर पोजिशन और नॉट? बिकॉज ही हैज प्लेड द स्पोर्ट, ही नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लेयर, क्या कम है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ही नोज इट इनसाइड एंड आउट। तो इसलिए ऐसे लोगों को लिया जाता है कि जो गाइड कर सकते कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जिनको वोट देते हैं उनको उस एरिया का नॉलेज होगा, इसका गारंटी नहीं है। जैसे इंडिया के जो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है, पर सचिन तेंदुलकर ने स्पोर्ट्स खेला है। तो आप बताइए, हु विल बी इन बेटर पोजीशन टू गाइड गवर्नमेंट कि स्पोर्ट्स में क्या क्या चेंजेस करना जरूरी है? योर आंसर राइट, सचिन तेंदुलकर। इसलिए भरा जाता है। ठीक है, बस इतना इनफ है, बस आपको ध्यान में रखना ही है। अभी एक क्वेश्चन आपसे, हु इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट? बताइए, पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? यस, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट। तो इज द एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस, तो वो है हेड ऑफ द पार्लियामेंट। सामने उनको कभी देखा नहीं पार्लियामेंट में, जो स्पीकर इन चेयर होते हैं ना, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अभी कभी आपने ऑब्जर्व नहीं करेगा, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, वो नीचे बैठे रहते हैं। जो स्पीकर इन चेयर है, आई थिंक ओम बिरला थे अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उस चेयर पे बैठते हैं। तो अब इमेजिन करो, वो प्रेसिडेंट के चेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ यू कंपेयर इंडिविजुअली, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो बंदा तो एक, वो भी इंपॉर्टेंट बंदा है, बट वो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा नहीं है, बट उस चेयर को रिप्रेजेंट करता है जो प्रेसिडेंट का चेयर है। ठीक है, ओके। नाउ अभी पार्लियामेंट में जो रखा जाता है उसको बोलते हैं बिल, प्रपोजल। वो पास होने के बाद बनता है एक्ट। अभी एक्ट को इंप्लीमेंट करने का जिम्मेवारी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। पार्लियामेंट खाली लॉ बनाता है, इंप्लीमेंट करने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको हेड करता है श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बोलिए, हु हेड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी बताइए, उनके लिए सभी लॉ इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं सर, कैसे पॉसिबल है? इतने सारे लॉ खुद कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इतना बड़ा देश है जहाँ पे ओनली 145 करोड़ पॉपुलेशन है, ओनली बोलने का दर्द कम होता है, ओनली बोलने का दर्द कम होता है। यस, तो फिर वो ये काम असाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। यस, जैसे वी हैव फिनेंस मिनिस्टर, वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, वी हैव डिफेंस मिनिस्टर, वी हैव एजुकेशन मिनिस्टर, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर, करेक्ट ना? तो मोदी जी क्या करते हैं, इसके डिपार्ट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंट्स, R&D, लॉजिस्टिक, अलग अलग डिपार्टमेंट उसका हेड होता है। वैसे ही यहाँ पे भी डिपार्टमेंट किए जाते हैं, एंड डिपार्टमेंट हेड को बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। सो जब भी आप ये टीवी पे वर्ड सुनेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। टीवी पे देखो आता है कि आज कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग हुई, आज क्या हुई? कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग हुई। तो इसका मतलब ही क्या है? जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स है सॉरी, गड़बड़ हो गया, हाँ जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स है उनकी मीटिंग हुई। ठीक है, अच्छा, अभी इनको जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं IAS ऑफिसर, जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट। तो इन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं IRS ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एंड जो हर एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। डिपार्टमेंट मतलब जो अपन ने बनाया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का नहीं रहता है, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें अपन देखेंगे कंपोनेंट ऑफ लॉ। नाउ लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है? लॉ में इंक्लूड होता है एक्ट। मैंने अभी कहा था कि एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। सो वेरिएट एक्ट, अगर आप काफी सारे एक्ट एक साथ लेके आते हो तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। फिर लॉ में होता है कोड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोड? ध्यान से सुनना। आपने इनको देखा रहेगा, जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, बताइए कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, बताइए जरा। तो अभी कोड क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोड का मतलब है जो पार्लियामेंट में प्रपोजल रखा जाता है वो। देखना, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। ये है अपने फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती, बोलो कौन है, क्या नाम है इनका?
निर्मला सीतारामन सबको पता ही है। अभी ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कोड प्रपोजल। ये पार्लियामेंट में रखा जाता है, उनको अधिकार नहीं एक्ट पास करने का, वो तो पार्लियामेंट पास करेगा। कौन करेगा? पार्लियामेंट। यानी ये है लोकसभा जहां पे बजट हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब बजट होगा 24 में, वो आपको देखना है। अपने लिए एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 23 जो ऊपर दिख रहा है। तो इस बजट में जो भी चेंजेस है मैं सब पढ़ाने वाला हूँ। यस, तो ये जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं प्रपोजल। इसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल। एंड ये है पार्लियामेंट। ठीक है, अभी ये बजट था, आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, बट आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर चाहे तो देख सकते हैं। तो ये जो ये इसको बोलते हैं प्रपोजल, इसलिए जो बोलते हैं हमेशा बोलते हैं आई प्रपोज्ड। आई प्रपोज क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट ने पास करना जरूरी है, उनको पता है। वो देखो एनी हो गया, एक्सेप्ट क्या मतलब? बेंच बजा दिया, है ना, मतलब उनको अच्छा लगा प्रपोजल। सो बेंच बजाते मतलब वो उस फेवर में है, उस क्या है? फेवर में है। करेक्ट ना? देखो ये सब लोग दिख रहे हैं आपको? देखो ये है स्पीकर इन चेयर, है ना, ये है स्पीकर इन चेयर जो अपन ने पढ़ा था ना अभी, कि हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट। बट वो खुद नहीं बैठते हैं, कौन बैठता है? स्पीकर इन चेयर। तो आपका जो पूरा मैं आपको टैक्स पढ़ाने वाला हूँ, इसमें सभी आपको लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूँ हर एक टॉपिक में। यस, अपन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, सीबीडीटी की वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको वहां पे आईटीआर के फॉर्म दिखाऊंगा, रिटर्न कैसे फाइल होता है। तो ये ओनली थियोरेटिकल कोर्स नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकल कंटेंट भी बहुत सारा होगा। मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, मैं आपको दोनों लिंक करके पढ़ाऊंगा, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आपको सभी चीजें पता रहेगी। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ माय रिकॉर्डिंग। यस, चलिए। सो आइए अभी अपन काम पे लग जाते हैं अपने। तो वो होता है कोड, एंड कोड पास होने के बाद एक्ट बनता है। अभी एक्ट बनने के बाद पार्लियामेंट खाली एक्ट बनाता है, इंप्लीमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो एक्ट पास करना, एक्ट पास होने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो जिसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि पार्लियामेंट को टाइम नहीं है कि हर एक के लिए रूल बनाए, क्योंकि उनको बहुत सारे एक्ट पास करना है। तो दे ओनली पास एक्ट। एक्ट पास होने के बाद उसके लिए जहां पे रूल्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर लॉ में और एक पार्ट रहता है जो है केस लॉ। नाउ व्हाट इज केस लॉ? इंटरप्रिटेशन गिवन बाय कोर्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? फाइंडिंग आउट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो जब भी आप कोई केस लॉ पढ़ते हैं, उसमें जब आप जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी अथॉरिटी है, वो लॉ नहीं बनाते, लॉ बनाने को उनको अधिकार नहीं है। बट जिस बंदे ने लॉ बनाया है, जिस बंदे ने लॉ बनाया उसने किस सेंस में लॉ बनाया है, मतलब उनका इंटेंशन क्या था, वो जानने की कोशिश करती है। तो लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी, कि जिन लोगों ने लॉ बनाया था उनका इंटेंशन क्या था, उस बेसिस पे कोर्ट डिसीजन देती है, जिसको बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी, मतलब डिसीजन गिवन। डेसिडेंडी का मतलब क्या है? रीजन फॉर डिसीजन। तो वो जो कोर्ट, हाई कोर्ट जहां पे अब जाते हैं, वो डिसीजन क्या देते हैं उसको बोलते हैं रीजन फॉर द, एंड फिर ये अकॉर्डिंगली अप्लाई होता है। अगर हाई कोर्ट है तो विद इन स्टेट अप्लाई होता है, सुप्रीम कोर्ट है तो विद इन इंडिया अप्लाई होता है। बट अपने को अभी अपील का प्रोसीजर है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बस लॉ में क्या इंक्लूड होता है ये मेरे को आपको बताना था, कि व्हाट इज द इंक्लूजन इन लॉ। नाउ अभी आपने काफी बार केस लॉ पढ़ा रहेगा, तो केस लॉ में एक हेडिंग दिया जाता है जिसको बोलते हैं साइटेशन। तो ऐसा कुछ तो भी हेडिंग लिखा जाता है। तो जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को केस लॉ काफी सारे पढ़ने हैं, है ना। तो देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। तो पीक्यूआर लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। तो पीक्यूआर लिमिटेड उसको बोलते हैं एप्लीकेंट, जो एग्रीड पार्टी था, जो अपील में क्या था, वर्सेस मतलब किसको चैलेंज किया था? रिस्पोंडेंट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी। तो ये केस लॉ किसके बीच में है? पीक्यूआर लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। सर 2012 क्या है? इस साल वो जजमेंट आया है, वो केस जो जहां पे आप गए थे अपील के लिए, जजमेंट 2012 का है। फिर इसके अलग अलग बुक्स आते हैं। तो ये जो लिखा है ना ईएलटी, आईटीआर, ये जस्ट एग्जांपल है। ये होते हैं पब्लिशर, टैक्समन हो सकता है, XYZ हो सकता है। तो ये पब्लिशर है, एंड जो केस लॉ पब्लिश करते हैं। अभी केस लॉ के बुक्स बहुत सारे होते हैं, तो ये 300 जो है उसका वॉल्यूम नंबर है, कि कौन से वॉल्यूम में वो केस लॉ दिया है। तो आपको जाके बोलना है कि ये पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 25, उसमें 65 इज द पेज नंबर जहां पे वो केस लॉ दिया जाता है। एंड लास्ट जो रहता है अथॉरिटी, कि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये मैंने आपको एक जनरल चीज बता दी है,
इसको मैं पढ़ाते समय और डिटेल में आपको बताऊंगा. अगेन we'll see some practical case law जिसमें आपको ये मैच करके दिखाऊंगा मैं. ठीक है, तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था. एंड लास्ट, जो अपील अगर कभी डिस्प्यूट अराइज होता है, एनीवे आपको सिलेबस में है नहीं, तो क्या प्रोसीजर है, तो आपको सबसे पहले जाना है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास. उनको चैलेंज करके आपको जाना है ट्राइब्यूनल के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल. उनसे डिसीजन आया, उनको चैलेंज करना है आपको सर. फिर हाईकोर्ट जाना है, हाईकोर्ट को चैलेंज करके कहाँ पे जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है. सर हमको सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करना है, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का लॉ इज लॉ ऑफ लैंड. हाँ करेक्ट ना. अब उसमें बाकी सारे ऑप्शंस है हाई कोर्ट के लिए, स्पेशली पिटिशन वगैरह वगैरह, बट ये अभी अपन वहां तक आपको नहीं जाना है ना. लॉ में आपको रहेगा तो उतना पढ़ लोगे. तो ये अपील का है कि आपके नॉलेज के लिए कि दिस इज द प्रोसीजर इन इनकम टैक्स, कि पहले कमिश्नर अपील, उसके बाद ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ट्राइब्यूनल के जो डिसीजन है वो उनके जुरिडिक्शन में एप्लीकेबल होते हैं. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है, हाई कोर्ट इज विद इन स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट विद इन इंडिया अप्लाई होता है. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपन ने सेकेंड पार्ट अपना कंप्लीट किया है. अच्छा, एक लास्ट पार्ट पढ़ा देता हूं कि अपने लिए जो कैबिनेट मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेडेड बाय श्रीमती, बोलो कौन, यस सीतारमन मैडम, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो हेड कर रही है. उनको हेल्प करने के लिए उसमें है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. उसमें दो विंग्स है, एक है सीबीडीटी और एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. तो डायरेक्ट टैक्स का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करता है, सीबीडीटी करता है. तो इनको हेल्प करने के लिए ऐसे बनाए गए, इसलिए आप बार बार सुनेंगे टीप है सीबीडीटी सीबीडीटी. तो मैं इसका वेबसाइट भी आपको दिखाने वाला हूँ क्या है. एंड दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, करेक्ट ना. तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, मतलब फॉर इनकम टैक्स ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं. तो ये सीबीडीटी का वेबसाइट है, आपको सर्च करना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड यहाँ पे देखो डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट आ गया. और ये वेबसाइट अपन बार बार यूज करने वाले, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ना आईटीआर रिटर्न कैसे फाइल करना है सब दिया जाता है. देखो ये है वेबसाइट, है ना. तो यहाँ पे देखो आईटीआर के अलग अलग फॉर्म्स है, दिख रहा है आपको, मैंने दिखा आपको फॉर्म्स है, फ्री फॉर्म डाउनलोड्स, करेक्ट ना. तो यहाँ पे सब दिया है, फीडबैक आपका, यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करना है. देखो टैक्स लॉ रूल्स, ये सब इसमें दिया है. तो सीबीडीटी क्या करता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, करेक्ट ना. पूरे इंडिया में इनकम टैक्स का क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास रहता है, एंड ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है. इसलिए अलग से ये बॉडी बनाया गया है. एंड ये जो बना है ये मैंने हाईलाइट किया है, ये 1963 में बना, आप पढ़ सकते हैं. 19 दिख रहा है क्या आपको, हाँ. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, उसके तो ये बनाया गया है, करेक्ट. एंड डीलिंग विद द मैटर रिलेटेड टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो डायरेक्ट टैक्स का जो लेवी होगा, कलेक्शन होगा, उसमें उनकी मदद होती है. ये फॉर्म्स डिजाइन करते हैं, कलेक्शन कैसे होगा, ये सब प्रोसीजर पार्ट ये डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये दिया है. एंड बाद में उसको स्प्लिट किया गया, जीएसटी के लिए अलग, मतलब पहले एक्साइज ड्यूटी था उसके लिए अलग किया गया, एंड डायरेक्ट टैक्स के लिए अलग किया गया. उसके कंपोजिशन दिया है कि चेयरमैन कौन है, ये सब जस्ट इंफॉर्मेशन है. तो ये जस्ट दिया है, इसमें आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है. देखो ये इनके फंक्शंस दिए हैं, दीज आर द फंक्शंस, है ना. तो ये सीबीडीटी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है. अगेन इट इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सब पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें से इसमें आईटीआर के फॉर्म से रिटर्न कैसे फाइल होगा, अपन इस चैप्टर में टैक्स कैलकुलेशन सीखने वाले, वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ इसी वेबसाइट पे. तो ऐसा अपना जो पूरा इनकम टैक्स जीएसटी में आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो पूरा प्रैक्टिकल भी होगा, और उसमें थेरोटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिलेगा. तो गाइस यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ, क्योंकि अपन ने बेसिक काफी अच्छा पढ़ लिया है. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहां से जो मैंने आपको नोट्स दिए वहां से भी अपन ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय.